अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बायोलॉजी टीचर फैसल सईद। हम लोग इस वक्त चैप्टर 1 होम्योस्टेसिस डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है फ्रेश वाटर बोनी फिशेस मेंटेन वाटर बैलेंस बाय। तो जितनी भी फ्रेश वाटर बोनी फिशेस हैं वो वाटर का बैलेंस मेंटेन करती हैं किसके ज़रिए? एक्सक्रीटिंग सॉल्ट अक्रॉस देयर गिल्स? बिल्कुल नहीं, वो तो मैरीन फिशेस करती हैं। पीरियोडिकली ड्रिंकिंग वाटर? बिल्कुल नहीं, वो भी मैरीन वाटर करते हैं। एक्सक्रीटिंग अ हाइपोटोनिक यूरिन? यस। बेसिकली जो फ्रेश वाटर फिशेस होती हैं वो हाइपोटोनिक यूरिन जो है वो एक्सक्रीट करती हैं, मतलब ऐसा जिसको डाइल्यूट यूरिन कहते हैं, जिसमें मैक्सिमम वाटर होता है। और उसकी वजह ये होती है कि जो फ्रेश वाटर फिशेस होती हैं उनके आसपास में पानी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो कंटिन्यूसली वाटर उनकी बॉडी में पेनिट्रेट होता है या जो है आप कह सकते हैं एब्जॉर्ब होता है, और जिससे उनको छुटकारा हासिल करना होता है। एमसीक्यू नंबर 2 है विच ऑफ दीज आर मोस्ट लाइकली टू एक्सक्रीट अ सेमी सॉलिड नाइट्रोजनस वेस्ट? इनमें से वो कौन सा ऐसा है जो सेमी सॉलिड नाइट्रोजनस वेस्ट, मतलब आप कह सकते हैं पेस्ट लाइक नाइट्रोजनस वेस्ट रिलीज होता है? तो मेल्फिजियन ट्यूब्यूल जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उनमें सेमी सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं जिसे यूरिक एसिड कहते हैं। तो मेल्फिजियन ट्यूब्यूल की खास बात होती है सेमी सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस करना। एमसीक्यू 3 है इन ह्यूमंस वाटर इज डैश। तो वाटर क्या है, कहाँ कहाँ पाया जाता है? वाटर इज फाउंड द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, यस। रीएब्सॉर्प्शन फ्रॉम द नेफ्रॉन, ये भी ठीक है। इन द यूरिन, तो इसके बारे में हम कहेंगे ऑल आर करेक्ट। एमसीक्यूज नंबर 4 है प्रेशर फिल्ट्रेशन इज एसोसिएटेड। अच्छा, प्रेशर फिल्ट्रेशन क्या है? ऐसी फिल्ट्रेशन जिसमें इंक्रीज्ड प्रेशर की वजह से फिल्ट्रेट जो है ना वो ब्लड वेसल से निकल के बोमेंस कैप्सूल में चला जाए। तो इंक्रीज फिल्ट्रेशन हमेशा ग्लोमेरुलर कैप्सूल में होगा, जिसको हम बोमेंस कैप्सूल भी कहते हैं, जिसको हम जीएफआर वैल्यू। तो नॉर्मल हेल्दी किडनी की जीएफआर वैल्यू हमने क्या डिस्कस की थी? दैट वाज 120 ml पर मिनट, ठीक है। 60 ml पर मिनट से कम को हम किडनी डिजीज कंडीशन और 15 ml पर मिनट से कम हम किडनी फेलियर कंडीशन कंसीडर करते हैं। ये आप पढ़ चुके होंगे टॉपिक में। नंबर 5 द मैकेनिज्म बाय विच द इंटरनल कंडीशन ऑफ द लिविंग बॉडी इज प्रॉपरली मेंटेन एंड रेगुलेटेड। तो वो कौन सा मैकेनिज्म है जिसके जरिए इंटरनल कंडीशन ऑफ द बॉडी इज प्रॉपरली मेंटेन रेगुलेटेड? तो वो इस चैप्टर का नाम ही है होम्योस्टेसिस, हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब जब होम्योस्टेसिस कह देते हैं उसमें हर चीज़ आ जाती है, एक्सक्रीशन भी, थर्मो रेगुलेशन भी, ऑस्मो रेगुलेशन भी, एवरीथिंग। द पॉइंट नंबर 6 द पॉइंट एट विच प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अच्छा, वो कौन सा पॉइंट है जहां अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है? वो ग्लोमेरुलस है, जिसमें हम जीएफआर वैल्यू डिस्कस कर चुके हैं। द टाइप ऑफ किडनी स्टोन विच कैन ऑल्सो कॉज इन्फेक्शन। कितने % किडनी स्टोन इन्फेक्शन कॉज करते हैं? 25%, ठीक है। किडनी स्टोन 5% जो है वो यूरिक एसिड की वजह से, 70% कैल्शियम ऑक्सिलेट और कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से होते हैं। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि किडनी स्टोन्स की नॉन सर्जिकल रिमूवल को लिथोट्रिप्सी कहते हैं। ऑक्सीजन इज द बाय प्रोडक्ट फॉर प्लांट्स। ऑक्सीजन इज द बाय प्रोडक्ट फॉर प्लांट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ। पौधों के लिए ऑक्सीजन यूजलेस है, बाय प्रोडक्ट है। कौन से प्रोसेस में? जब वो फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, रेस्पायरेशन में, तो ऑक्सीजन उनके काम आता है। नंबर एमसीक्यूज नंबर 9 द डैश इज रिस्पॉन्सिबल टू चेक द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। यूरिन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना हाइपरटोनिक होना चाहिए। हाइपरटोनिक ये काम नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले का होता है। तो एमसीक्यूज हमारे पास आएगा, एमसीक्यूज है 9 और 9 का ऑप्शन है लूप ऑफ हेनले, ठीक है। नंबर 10 इन प्लांट्स द डैश वेस्ट प्रोडक्ट इज यूज्ड इन द केमिकल प्रोसेस दे आर नॉट रिमूव फ्रॉम द बॉडी। प्लांट्स में कौन सा ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट है जो केमिकल प्रोसेस में यूज होता है और उसको बॉडी से रिमूव नहीं किया जाता? वो नाइट्रोजनस वेस्ट है। प्लांट्स में नाइट्रोजनस वेस्ट बहुत कम प्रोड्यूस होता है, लेकिन अगर होता भी है तो उसको रिमूव नहीं किया जाता, बल्कि उसको प्लांट्स में यूटिलाइज किया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन इज द इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर द प्लांट्स। अ प्लांट लाइक डैश produces roots on the soil surface so they can absorb water very quickly before they evaporate। ये प्रॉपर्टी कैक्टस की है। कैक्टस वो पौधा है जिसकी रूट ज़मीन के अंदर भी होती हैं और कुछ रूट्स वो नेटवर्क ज़मीन के ऊपर बना लेता है। उसकी वजह ये होती है कि अगर बाज़ औक़ात चंद पानी की बूंदें ही ज़मीन पर गिरेंगी तो वो इवेपोरेट होने से पहले ही एब्जॉर्ब हो जाएं। तो कैक्टस ज़ीरोफाइट प्लांट्स की एग्जाम्पल में था और हमने ये उसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अच्छा, अब एमसीक्यूज 12 है सम प्लांट्स डू नॉट फेस ड्राई कंडीशन सो दे पास दिस ड्राई कंडीशन इन द फॉर्म ऑफ सीड्स। सच प्लांट्स आर कॉल्ड। ऐसे पौधे जो ड्राई कंडीशन को, जो एक्सट्रीम टेम्परेचर को बेयर नहीं कर सकते और वो मरने से पहले बहुत सारे बीज बना लेंगे और फिर वो डिस्पर्स हो जाएंगे और बाद में पानी अगर कहीं बारिशें होंगी तो वो सीड दोबारा से प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऐसे पौधों को एफीमेरल प्लांट्स कहते हैं। ये भी आपने लेक्चर में ही पढ़ा था। अच्छा, दोज एनिमल्स विच कैन नॉट मेंटेन बॉडी, जो एनिमल्स अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते, यानी वेरिएबल बॉडी टेम्परेचर है ना, उनको कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। कोल्ड ब्लडेड या पोइकिलोथम्स कहते हैं। और जो मेंटेन कर सकते हैं वो होम्योथम्स है, वार्म ब्लडेड। इफ अब 14 एमसीक्यूज देखिएगा। इफ
0.5 ग्राम ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड इज डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? आइसोटोनिक कहते हैं। 0.9 ग्राम सोडियम को अगर हम सोडियम क्लोराइड को 100 ml में डिजॉल्व करेंगे आइसोटोनिक होगा, और अगर 0.9 से कम 0.6 या 0.1 तो वो हाइपोटोनिक, और 0.9 से ज़्यादा अगर सोडियम डालेंगे जितना भी तो वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बन जाता है। ये आपने चैप्टर 14 फर्स्ट ईयर में भी डिस्कस किया होगा। 15 MCQs 15 द डैश फिश डू नॉट ड्रिंक वाटर। अच्छा, फ्रेश वाटर फिश डू नॉट ड्रिंक वाटर, क्यों? क्योंकि दे ऑलरेडी हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन देयर सराउंडिंग, और उनको पानी डिफ्यूजन के जरिए लगातार मिलता रहता है, इसलिए वो पानी लगातार नहीं पीती। हाँ, मैरीन वाटर फिश कंटिन्यूसली ड्रिंक वाटर कह सकते हैं। द किडनी ऑफ मैरीन वाटर फिश विल रीअब्सॉर्ब वाटर। मैरीन वाटर फिश असल में हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में रहती हैं, उनको पानी की कमी होती है, इसीलिए वो कोशिश करते हैं कि उनका यूरिन कंसनट्रेटेड हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर रीअब्सॉर्ब कर सके। तो किडनी ऑफ मैरीन वाटर फिश विल रीअब्सॉर्ब वाटर। ठीक है, उसके बाद MCQs है 17 यूरिक एसिड इज जनरली एक्सक्रीटेड बाय। यूरिक एसिड कौन से एनिमल्स एक्सक्रीट करते हैं? तो हमने बताया था इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, तो यहाँ इंसेक्ट्स का ऑप्शन है। ठीक है, MCQs 18 है द प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन फाउंड इन द अर्थवर्म। अर्थवर्म के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन से हैं? मेटानेफ्रीडिया है। ठीक है, ये भी आप पढ़ चुके हैं। MCQs 19 मैमल्स कैन लोअर देयर बॉडी सरफेस टेम्परेचर थ्रू द एवेपोरेशन ऑफ फ्लूइड्स। तो मैमल्स अपनी बॉडी का टेम्परेचर कम करते हैं बाय द हेल्प ऑफ एवेपोरेशन। एवेपोरेशन ऑफ फ्लूइड इन द फॉर्म ऑफ किस? फ्लूइड्स इन द फॉर्म ऑफ evaporation of fluids। ठीक है, इन द फॉर्म, तो इन द फॉर्म स्वेट ग्लैंड्स। तो स्वेट ग्लैंड्स बेसिकली, या सॉरी इन द फॉर्म नहीं है, ये फ्रॉम है, सॉरी। तो यहाँ आप कहेंगे इसको कि एवेपोरेशन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम, तो एवेपोरेशन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम स्वेट ग्लैंड्स, यानी हमारी स्किन में स्वेट ग्लैंड के जरिए जो वाटर लॉस होता है वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करेगा। नंबर 20 मेल्फिजियन बॉडी कंसिस्ट ऑफ। अच्छा, एनिमल्स में जैसे ह्यूमन बींग के लिहाज से किडनी में मेल्फिजियन बॉडी, हम ग्लोमेरुलस एंड बोमेंस कैप्सूल को मेल्फिजियन बॉडी कंसीडर करते हैं। ठीक है, एक्चुअल फिल्ट्रेशन जहां होती है। 21 द मेटाबॉलिक वेस्ट ऑफ अ मैमल इंक्लूडिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग। किसी भी मैमल की बॉडी में मेटाबॉलिक वेस्ट CO2, वाटर, यूरिया है, मगर अनडाइजेस्टेड फूड को मेटाबॉलिक वेस्ट नहीं कहेंगे, उससे हम अनडाइजेस्टेड फूड को वेस्ट कंसीडर करेंगे। मेटाबॉलिक वेस्ट वो होता है जो केमिकल रिएक्शन के नतीजे में प्रोड्यूस हो रहा हो, फूड ऐसा नहीं है। यूरिक एसिड इज अ डैश सॉल्युबल इन वाटर। यूरिक एसिड इज लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, लीस्ट सॉल्युबल। हाईली सॉल्युबल क्या है? अमोनिया और लेस सॉल्युबल, हाईली सॉल्युबल अमोनिया और लेस सॉल्युबल यूरिया। द डैश मॉलिक्यूल इज 1 लाख टाइम्स लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। तो यूरिया इज 1 लाख टाइम लेस टॉक्सिक देन अमोनिया होगा, ये भी आपके बुक की स्टेटमेंट है। सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इज सफिशिएंट फॉर द एक्सक्रीशन इन। तो जिनके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता वो हाइड्रा है, और हाइड्रा में सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन से ही एक्सक्रीशन का प्रोसेस हो जाता है। देन वी हैव MCQs नंबर 25 मेटानेफ्रीडिया इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ। मेटानेफ्रीडिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्लेनेरिया का होता है, और आंसर नन ऑफ द अबव आएगा क्योंकि इनमें से अर्थवर्म है ही नहीं। तो अर्थवर्म का एक्सक्रीटरी ऑर्गन मेटानेफ्रीडिया है। 26 रूट्स आर पुअरली डेवलप्ड और एब्सेंट। रूट्स या तो नहीं होती या पुअरली डेवलप होती। कौन से प्लांट्स में? हाइड्रोफाइट्स में, क्योंकि दे आर सबमर्ज्ड इन वाटर, दे डू नॉट रिक्वायर रूट्स फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एज वेल। एट 40 डिग्री सेल्सियस प्लांट्स प्रोड्यूस हीट शॉक प्रोटीन्स। एक्सक्रीशन आपने थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स में टॉपिक में हीट शॉक प्रोटीन का जिक्र किया होगा। तो 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर अबव हो जाए इससे ज़्यादा तो वहाँ हीट शॉक प्रोटीन्स प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, 28 द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ अ फ्रेश वाटर। किसी भी फ्रेश वाटर फिश का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक होता है, तो इंटरनल एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक होगा। मैरीन वाटर में अगर आप कहेंगे ना मैरीन वाटर का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक होता है, तो मैरीन वाटर फिश का अपना इंटरनल एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक होगा, तो वाइस वर्सा होता है। वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रा। हाइड्रा का वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया है, क्योंकि वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है और डायरेक्टली जो है अमोनिया की हालत में ही रिलीज कर देता है। MCQs 30 द स्टोरेज ऑफ फैट्स बिलो स्किन एंड इरेक्शन ऑफ हेयर्स ऑन स्किन अकरिंग ड्यूरिंग। तो स्टोरेज ऑफ फैट्स और इरेक्शन ऑफ हेयर्स जो है ना वो कब होता है? कोल्ड टेम्परेचर में होता है, बिल्कुल ऐसा ही है, सर्दियों में। अच्छा, दोज ब्लड वेसल्स विच सराउंड द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। वो तमाम ऐसी ब्लड वेसल्स जो कि प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के गिर्द होती हैं वो पेरीट्यूबुलर। प्रॉक्सिमल और डिस्टल के गिर्द ब्लड वेसल्स को पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं। ठीक है, द पॉइंट एट विच रेनल आर्टरी एंड रेनल वेन एंटर द किडनी।
वो पॉइंट जहाँ किडनी में रेनल आर्टरी और रेनल वेन अटैच होती हैं उसको हम लोग हाइलम या हिलस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव एमसीक्यूज 33, द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ रेप्टाइल बर्ड एंड इंसेक्ट। तो रेप्टाइल बर्ड और इंसेक्ट का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो यूरिक एसिड होता है। लिवर कैन ऑल्सो स्टोर वॉट विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन ए, बी एंड डी। यस, लिवर कैन स्टोर ऑल ऑफ दीज, विटामिन ए, विटामिन ई एंड विटामिन डी एज वेल। 35 MCQs है, संकिन स्टोमेटा आर द ओनली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ज़ीरोफाइट्स। हमने डिस्कस किया था संकिन स्टोमेटा बेसिकली वो होते हैं जो कैविटी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, जिससे एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से जो गार्ड सेल्स है वो डैमेज नहीं होते। तो संकिन स्टोमेटा ज़ीरोफाइट प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक है। अमोनिया कंबाइंस विद डैश टू फॉर्म यूरिया। अमोनिया जो है लिवर में डीअमाइनेशन से बनता है, और अमोनिया चूंकि हाईली टॉक्सिक है तो हमारा लिवर इस टॉक्सिक केमिकल को लेस टॉक्सिक कंपाउंड में कन्वर्ट करता है, जिसको हम ऑर्निथीन साइकिल कहते हैं। अब ऑर्निथीन साइकिल हम डिस्क्राइब कर चुके हैं डिटेल में। तो अमोनिया कंबाइंस विद कार्बन डाइऑक्साइड। ऑर्निथीन साइकिल में अमोनिया इनिशियल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ यूनाइट होगा और फिर वो ऑर्निथीन साइकिल में यूरिया फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा। देन 37, किडनीज आर अटैच टू द डॉर्सल एब्डोमिनल वॉल। स्पाइनल कॉर्ड यानी वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड पे लेफ्ट राइट, डॉर्सल मतलब बैक साइड पे एब्डोमिनल एरिया में जो है वो किडनीज अटैच होती हैं। 38, कैपिलरीज प्रेजेंट अराउंड द लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के गिर्द कैपिलरीज जो प्रेजेंट है उन्हें वैसा रेक्टा कहते हैं, ठीक है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन इज सेक्रेटेड एट द टाइम ऑफ एंटी डाई एडीएच हार्मोन। जब आपको पानी की कमी होती है, डिहाइड्रेशन होती है, तो एडीएच रिलीज होगा। एडीएच का काम ये होता है कि वो बेसिकली वाटर एब्जॉर्प्शन करवाएगा किडनी में ताकि यूरिन कंसनट्रेटेड हो। तो ये तब होता है जब आपको वाटर की ज़रूरत हो। इसका मतलब है अगर आप पानी कम पिएंगे एडीएच ज़्यादा रिलीज होगा, और अगर आप पानी ज़्यादा पिएंगे तो एडीएच कम रिलीज होगा, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डायलिसिस? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डायलिसिस। एक पेरिटोनियल था जो पुराने ज़माने में होता था, और अब हीमोडायलिसिस जो एडवांस है। तो डायलिसिस की 2 टाइप्स हैं। फंक्शन ऑफ लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले का जो फंक्शन है वो एक्चुअल में क्या है? वो बेसिकली टू चेक द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। यूरिन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना लूप ऑफ हेनले का जो है वो फंक्शन है, ठीक है। देन वी हैव 40 MCQs 42, ग्लोमेरुलस इज प्रेजेंट इनसाइड। ग्लोमेरुलस हमेशा बोमेंस कैप्सूल में होता है, और ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल को मेल्फिजियन बॉडी में लाके कंबाइनली कहते हैं। होमियोस्टेसिस इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट डिस्पाइट ऑफ द एक्सटर्नल। तो इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन किया जाता है, बाहर का एनवायरनमेंट जैसा भी हो, इसको होमियोस्टेसिस कहते हैं। होमियोस्टेसिस इज बेस्ड ऑन, होमियोस्टेसिस किस चीज़ पर बेस करता है? एक्चुअल में वो फीडबैक मैकेनिज्म पर बेस करता है, जो एक पॉजिटिव था और एक नेगेटिव था, जिसमें रिस्पॉन्स दिया जाता है बॉडी की तरफ से। 45, 2 मेजर कंट्रोल सेंटर फॉर होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस के लिए 2 मेजर कंट्रोल सेंटर है, एक ब्रेन और एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो ब्रेन भी होमियोस्टेसिस में इन्वॉल्व है और एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी, जिसमें एड्रिनल ग्लैंड की बात कर लें आप, बाकी पैंक्रियाज की, और जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो भी होमियोस्टेटिक एक्टिविटी को मेंटेन करने में हेल्प करेंगे। 46 MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज रेगुलेटेड बाय होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस के जरिए कौन सी एक्टिविटी रेगुलेट होती है? टेम्परेचर भी, वाटर बैलेंस भी, ब्लड शुगर लेवल भी। यस, ऑल ऑफ दीज होमियोस्टेसिस परफॉर्म करेगा। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द फीडबैक सिस्टम? तो रेगुलेटर, रिसेप्टर्स का होना जरूरी है, रेगुलेटर और इफेक्टर। तो तीनों चीजें जो है ना फीडबैक सिस्टम का पार्ट है यहाँ पे। 48, द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ हाइड्रा। हाइड्रा का कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता ही नहीं है, सिंपल डिफ्यूजन से ही एक्सक्रीशन होती है। 49 है, इट इज़ नॉट द वे ऑफ ऑब्टेनिंग हीट बाय लिविंग। लिविंग ऑर्गेनिज्म को कौन सा मेथड है जिसमें हीट गेन नहीं होता, हीट लॉस होता है? सोलर एनर्जी से हीट मिलती है, मेटाबॉलिज्म से, मसल कॉन्ट्रैक्शन। स्वेटिंग, स्वेटिंग से हीट गेन नहीं होता, हीट लॉस का प्रोसेस होता है। अच्छा, वो कौन? अच्छा, ऐसे एनिमल्स जिनमें स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते और वो हीट लॉस करते हैं, तो स्वेट ग्लैंड्स ना होने की वजह से वो हीट लॉस करते हैं थ्रू देयर टंग। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जैसे डॉग वगैरह जबान निकाल के गर्मियों में हीट लॉस करते हैं, उसको पैंटिंग कहते हैं। PANTING आपकी बुक में MCQs गिवन है, ठीक है, तो बुक के MCQs भी पढ़ लीजिएगा। MCQs 50, प्लांट सेल्स डू नॉट बर्स्ट व्हेन प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन बिकॉज ऑफ। अच्छा, अब यहाँ पे प्लांट सेल बर्स्ट क्यों नहीं होते? क्योंकि जब उनको, अच्छा आपके पास आपके बुक के लिहाज से थोड़ी कन्फ्यूज, यहाँ पे हाइपरटोनिक लिखा है, एक्चुअल में आपकी बुक में शायद हाइपरटोनिक लिखा होगा, देख लीजिएगा। ये एक्चुअल क्वेश्चन है हाइपोटोनिक, ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा बुक में भी। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखें तो प्लांट सेल बर्स्ट नहीं होता बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, दैट्स इट, ठीक है। देन वी हैव 51, द नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रिमेन इन इक्विलिब्रियम व्हेन द सेल इज प्लेस्ड। ये भी आपकी बुक की ही MCQs है, पहला ही MCQs है होमियोस्टेसिस का।
पानी के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट जो है ना वो इक्विलिब्रियम में हो जाती है, मतलब मॉलिक्यूल्स ना तो ज़्यादा अंदर जाते हैं ना ज़्यादा बाहर जाते हैं, इक्विलिब्रियम दोनों तरफ इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए तो फिर हम इसको जो है वो सोल्यूशन क्या होगा जिसमें हमने सेल को रखा होगा, वो तब ऐसा होता है जब आइसोटोनिक सोल्यूशन हो। देन 52 ADH इज रिलीज बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अच्छा, रिलीज बाय पोस्टीरियर लोब, और अगर कहा जाए प्रोड्यूस बाय तो हाइपोथैलेमस। और ये आप जानते होंगे चैप्टर 3 कोऑर्डिनेशन कंट्रोल में आपने पढ़े होंगे एंडोक्राइनोलॉजी डिटेल में। ग्लैंड्स लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी, दोनों किडनी पर जो ग्लैंड लोकेटेड है दैट विल बी एड्रेनल ग्लैंड्स, और इनको इमरजेंसी ग्लैंड्स भी कहा जाता है। 54 अ सेल इज प्लेस इन अ सोल्यूशन एंड स्वेल्स, एक सेल को हमने सोल्यूशन में डाला और वो सेल सूज गया, स्वेलिंग हो गई, इसमें फूल गया, वो सोल्यूशन क्या होगा? डेफिनेटली वो हाइपोटोनिक होगा। अगर वो सेल श्रिंक हो गया तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन था, और अगर वो सेल कुछ भी नहीं हुआ, नाइदर श्रिंक नाइदर स्वेल, तो आइसोटोनिक सोल्यूशन था, यानी द सोल्यूशन इज हाइपोटोनिक टू द सेल। 55 इन एन आइसोटोनिक सोल्यूशन देयर वुड बी, आइसोटोनिक सोल्यूशन देयर वुड बी नो नेट मूवमेंट, हमेशा आइसोटोनिक में नेट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हमेशा जीरो होती है, उसमें कोई नेट मूवमेंट नहीं होती, ठीक है। Now 56, a cell whose internal salt concentration is 0.3 per liter is placed in a solution having salt concentration 0.5. एक सेल है, उसकी सॉल्ट कंसंट्रेशन 0.3 पर लीटर है और उसको सॉल्यूशन में रखा जिसकी सॉल्ट कंसंट्रेशन 0.5 है। इसका मतलब है जो सॉल्यूशन है वो 0.5 पर लीटर, मतलब ज़्यादा कंसंट्रेटेड है एज कम्पेयर टू द इनसाइड ऑफ द सेल। तो जो सॉल्यूशन होगा वो सेल के लिए हाइपर होगा या हाइपो या आइसो। तो अगर 0.3 दोनों तरफ होता तो आइसोटोनिक होता। इसका मतलब है सॉल्यूशन जो है ना वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, 0.5 कंसंट्रेशन पर लीटर है, तो हम कहेंगे सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक टू सेल। डन, हाइपरटोनिक टू सेल। 57 ऑस्मोसिस इज डिफाइंड एज, ऑस्मोसिस को कैसे डिफाइन करते हैं? द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लेस कंसंट्रेटेड। ऐसा नहीं है, हमेशा वाटर मॉलिक्यूल जाएंगे लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हायर, जो हायर कंसंट्रेटेड है वो ज्यादा हाइपरटोनिक है। तो इसकी स्टेटमेंट है बी, बीटा, ठीक है। द फ्लो ऑफ वाटर सॉल्वेंट दैट इज वाटर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लेस टू हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, हमेशा वाटर मॉलिक्यूल लेस कंसंट्रेटेड से ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाएगा। 58 प्लाज्मोलिसिस या प्लाज्मोलाइसिस इन ह्यूमन रेड ब्लड सेल वुड अकर इफ द सेल, अच्छा अगर हम ह्यूमन रेड ब्लड सेल को रख देते हैं, अगर उसमें प्लाज्मोलाइसिस हो रहा है यानी श्रिंकेज ऑफ रेड ब्लड सेल हो रहा है, तो अगर हम उसको रखेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में तो उसमें प्लाज्मोलाइसिस होगी, और अगर हम उसको रखेंगे हाइपोटोनिक में तो वो बर्स्ट हो जाएगा स्वेल होके, और अगर हम उसको आइसोटोनिक में रखेंगे तो देयर विल बी नो चेंज। नाउ 59 व्हेन एन एनिमल सेल इज प्लेस इन अ हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट, अच्छा एनिमल सेल को हमने रखा हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में, इट विल अंडरगो साइटोलाइसिस। यस, साइटोलाइसिस बेसिकली हम कहते हैं जब सेल बर्स्ट हो जाए, डैमेज हो जाए ना, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो प्लाज्मोलाइसिस नहीं होगा, इक्विलिब्रियम भी नहीं होगा, टर्गर प्रेशर डिक्रीज भी नहीं होगा, क्योंकि हाइपोटोनिक है तो पानी कंटिन्यूसली सेल के अंदर पेनिट्रेट करेगा और सेल स्वेलिंग के बाद सेल जो है ना वो बर्स्ट हो जाएगा, तो अंडरगो साइटोलाइसिस, यही ऑप्शन ठीक है। 59 के बाद 60 द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ऑफ अ पैरामीशियम शुड बी एक्टिव व्हेन द पैरामीशियम, अच्छा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल हमेशा तब एक्टिव होता है जब किसी भी सेल को हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रखा जाए। हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट से पानी कंटिन्यूसली अंदर आएगा और एक्सेस ऑफ वाटर को कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एक्टिव होकर स्टोर कर लेगा और बाहर निकाल देगा, तो यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए बीटा। 61 है अ प्लांट विदाउट क्यूटिकल, अच्छा एक प्लांट है विदाउट क्यूटिकल इन लीव्स एंड स्टेम हैविंग डिक्रीज, अच्छा ये भी जरा करेक्ट कर लीजिएगा, बुक में इंक्रीज लिखा है जो कि डिक्रीज है, उसमें स्टोमेटा भी कम है, क्यूटिकल लेयर भी नहीं है, पार्शियली और कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर, ये कैरेक्टरिस्टिक हाइड्रोफाइट प्लांट्स की हैं जो आपने पढ़ी थी। 62 द एंट्री ऑफ वाटर फ्रॉम साल्टी सॉइल इनटू द रूट्स ऑफ अ हेलोफाइट्स टेक्स प्लेस बिकॉज द रूट सेल्स ऑफ द हेलोफाइट डेवलप, अच्छा प्लांट्स जो हेलोफाइट्स होते हैं जिन जो सॉल्ट वाले सॉइल में रहेंगे जहाँ पे ज़्यादा कंसनट्रेटेड एनवायरनमेंट होता है हाइपोटोनिक, तो रूट के जो सेल्स होंगे वो लो वाटर पोटेंशियल को कम कर देंगे, जितना वाटर पोटेंशियल लो होगा हायर वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, तो रूट्स को पानी एब्जॉर्ब करने के लिए वाटर पोटेंशियल कम करना पड़ेगा, ठीक है। 63 का ऑप्शन MCQs है द डैश आर एनिमल्स दैट डू नॉट एडजस्ट देयर इंटरनल ऑस्मोलैरिटी एंड आर आइसोटोनिक टू देयर, जो एनिमल्स अपने आसपास के माहौल के साथ अपना ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन कर लेते हैं
है ना, वेरिएबल होते हैं, उनको ऑस्मोकॉन्फॉर्मर्स कहते हैं। हमने फिशेस के बारे में पढ़ा था, ऑस्मोकॉन्फॉर्मर फिशेस। प्लांट एक्सक्रीट एक्सेस ऑफ वाटर, ऑक्सीजन, यस, एक्सेस वाटर हो, एक्सेस ऑक्सीजन हो या एक्सेस CO2 हो, प्लांट तीनों को ही एक्सक्रीट करेगा, बिल्कुल ठीक है। 65 विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम, सबसे ज्यादा टॉक्सिक अमोनिया होता है, ठीक है। एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मीडियम टॉक्सिसिटी, यूरिया, और लीस्ट टॉक्सिसिटी यूरिक एसिड होगा। Then we have MCQs 67. From the distal convoluted tubule, filtrate will then be carried to the distal convoluted tubule से filtrate आगे किस में जाएगा, डेफिनेटली कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा और फाइनली वो यूरिन बन जाएगा, ठीक है। 68 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नॉर्मली फाउंड इन यूरिन एक्सेप्ट, यूरिन में सब होगा, ग्लूकोज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ग्लूकोज जो है ना वो डायबिटिक पेशेंट में होगा, बाकी सब में सोडियम आयन, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन ये तो होता है नॉर्मली। 69 द डैश हार्मोन रेगुलेट द ट्रांसफर ऑफ सोडियम फ्रॉम द नेफ्रॉन टू द ब्लड, यानी कौन सा हार्मोन है जो सोडियम कंसंट्रेशन को मेंटेन करेगा और फिल्ट्रेट से सोडियम को ब्लड में रीअब्सॉर्ब करवाएगा, एल्डोस्टेरोन, जो एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट टॉक्सिसिटी, सबसे कम टॉक्सिसिटी यूरिक एसिड है, तो हमें मालूम है हाईली टॉक्सिक अमोनिया, लेस टॉक्सिक यूरिया, लीस्ट टॉक्सिक यूरिक एसिड। गटेशन, गटेशन इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स, तो गटेशन हमेशा किसके जरिए होता है, हाइड्रोथोर्स के जरिए, भी हमें मालूम होना चाहिए। 72 द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ प्लेनेरिया नोन एज प्रोटोनेफ्रीरिया, फ्लेम सेल, दोनों एक ही नाम है तो हम इसको बोथ ए एंड बी कहेंगे। द इंटरनल ओपनिंग 73 MCQ, द इंटरनल ओपनिंग ऑफ द मेटानेफ्रीरिया, मेटानेफ्रीरिया अर्थवर्म का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, इंटरनल ओपनिंग को नेफ्रोस्टोम कहते हैं, इंटरनल ओपनिंग नेफ्रोस्टोम है और एक्सटर्नल ओपनिंग नेफ्रिडियोपोर है। In humans, excess nitrogen is eliminated from the body by mainly converting, तो ह्यूमन बींग में जो नाइट्रोजन है उसको पहले अमोनिया और फिर अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करके निकाल दिया जाएगा, तो आंसर होगा यूरिया। एलिमिनेट का ऑप्शन भी है ना, एलिमिनेट किया जाएगा तो यूरिया एलिमिनेट होता है। 75 द 3 मेजर बॉडी फ्यूल्स मैनेज बाय द लिवर, अच्छा बॉडी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स को भी फ्यूल के तौर पे, फैट्स और समटाइम्स प्रोटीन को भी बॉडी के लिए एज ए फ्यूल इस्तेमाल किया जा सकता है और लिवर हमारे लिए ऐसा करता है, 75 का ऑप्शन होना चाहिए बीटा, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। देन वी हैव 76 पिगमेंट्स फाउंड इन बाइल, अच्छा बाइल जो गॉल ब्लेडर के अंदर बाइल जूस होता है उसमें जो पिगमेंट्स होते हैं, पिगमेंट्स फाउंड इन द बाइल आर फॉर्म ड्यूरिंग डैश कैटाबॉलिज्म, तो याद रखिएगा हमारे रेड ब्लड सेल की जब एज पूरी हो जाए 120 डेज, उनकी ब्रेकडाउन होती है स्प्लीन में और फिर वहाँ जो हीम है उसका आयरन, उसकी कैटाबॉलिज्म से बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो पिगमेंट्स हैं जो बाइल जूस में स्टोर होते हैं एक्सक्रीटरी पिगमेंट से, तो हीम कैटाबॉलिज्म से वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा द नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, स्ट्रक्चरल भी बोल सकते हैं और फंक्शनल भी कह सकते हैं। 78 है कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू यूरिया अकर्स लिवर, और लिवर में किस प्रोसेस के जरिए होता है, लिवर में होता है ये ऑर्निथिन साइकिल के जरिए, इसको यूरिया साइकिल भी कहते हैं। 79 है सेपरेशन ऑफ अमाइनो एसिड इनटू अमाइनो एंड कार्बोक्सिल, अमाइनो एसिड को अमाइनो एसिड को स्प्लिट करके अमाइनो और कार्बोक्सिल ग्रुप को अलग करना, इसको डीअमाइनेशन प्रोसेस कहते हैं जो लिवर करता है, ठीक है। यूरिक एसिड इज द चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ बर्ड्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, ऑल ऑफ द अबव, यस यूरिक एसिड सबका ही वेस्ट प्रोडक्ट है। 81 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रक्चर ऑफ अ किडनी, किडनी का जो स्ट्रक्चर है वो यूरिथ्रा नहीं, यूरिथ्रा यूरिनरी ब्लैडर से अटैच है, बाकी सब किडनी से अटैच है, ठीक है, किडनी का पार्ट है। और इन मेमेलियन किडनी द पैरामिड्स आर सीन मेडुला, पैरामिड जो है ना वो मेडुला में मौजूद होते हैं और पैरामिड्स जो है बेसिकली मेडुला में लूप ऑफ हेनले का पार्ट मौजूद होगा। द नंबर ऑफ नेफ्रॉन इन वन किडनी में नेफ्रॉन होंगे 1 मिलियन नेफ्रॉन्स, ठीक है। ADH इंक्रीजेज एब्जॉर्प्शन, ADH एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है ऑफ वाटर फ्रॉम कलेक्टिंग, तो ADH का काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को बढ़ाना, ठीक है, किसके अंदर, बॉडी में। द 2 काउंटर करंट सिस्टम्स आर फॉर्म इन द किडनीज बाय, तो काउंटर करंट सिस्टम जो है ना लूप ऑफ हेनले, जिसको हेनलेज लूप एंड कलेक्टिंग डक्ट कहेंगे, हेनलेज लूप एंड वेजा रेक्टा, तो लूप ऑफ हेनले और वेजा रेक्टा मिलकर क्या करते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म परफॉर्म करते हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। डेली यूरिन आउटपुट, एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग का डेली यूरिन आउटपुट 1 to 2 लीटर है, यानी कि 1000 to 2000 ml। 87 MCQs ट्यूबुलर सेक्रीशन विच कैरीज यूरिन फ्रॉम ब्लेडर टू आउटसाइड, अच्छा वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो यूरिन को ब्लेडर से निकाल के बॉडी से बाहर कर देगा उसको यूरिथ्रा कहेंगे, बेसिकली यूरिथ्रा है।
88 MCQs। 88 क्या है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अकर्स। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हमेशा नेफ्रॉन के स्टार्ट में होता है, और नेफ्रॉन का स्टार्ट क्या है? नेफ्रॉन का स्टार्ट है बोमेंस कैप्सूल। 89 द ग्रेटर द डिमांड ऑफ द कंजर्विंग वाटर द ग्रेटर वुड बी द नंबर ऑफ। जिन एनिमल्स में ज़्यादा वाटर स्टोरेज की ज़रूरत होती है, जिनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है बॉडी में, उनमें सबसे ज़्यादा जक्सामेडुलरी नेफ्रॉन होंगे। जैसा कि डेजर्ट एनिमल्स हम डिस्कस कर चुके हैं, उनके लूपोफेनले बड़े होते हैं और ज़्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं, और जक्सामेडुलरी नेफ्रॉन कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, और ये एक्वेटिक एनिमल्स में, फ्रेश वाटर एनिमल्स में पाए जाते हैं। 90 ईच किडनी इज एनक्लोज बाय अ थिन मेम्ब्रेनस कवरिंग, जिसको पेरिटोनियम कहते हैं। किडनी को कवर किया जाता है पेरिटोनियम मेम्ब्रेन से। पीएच ऑफ ह्यूमन, एक हेल्दी ह्यूमन बींग का जो नॉर्मल पीएच है वो 5 होगा। 108 192 इसके बाद है, मिसिंग है, तो 108 आ गया यहाँ पे, डजंट मैटर। द हार्मोन विच इंक्रीजेज द, और आपकी बुक में भी है तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। द हार्मोन विच इंक्रीजेज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, वो कौन सा हार्मोन जो कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है? तो वो है पैरेट हार्मोन, ये रहा, जो पैराथायरॉयड ग्लैंड से रिलीज होगा। ठीक है। देन MCQs 92 द प्रोसेस बाय विच सम पॉइजनस, द प्रोसेस बाय विच सम पॉइजनस सब्सटेंसेज आर सेक्रीटेड फ्रॉम पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज इनटू नेफ्रिक फिल्ट्रेट। अच्छा, अब वो कौन सा प्रोसेस जिसमें जो अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन है वो ब्लड से निकल के प्रॉक्सिमल या डिस्टल ट्यूब्यूल्स में आ जाएंगे, यानी पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से निकल के PCT और DCT में आ जाएंगे। तो बेसिकली ट्यूबुलर सेक्रीशन में ऐसा होता है, और हमें ये पार्ट पढ़ा हुआ है, ट्यूबुलर सेक्रीशन। 93 ब्लड एंटर्स द किडनी थ्रू अ ब्रांच ऑफ द एओर्टा। अच्छा, ब्लड किडनी में एंटर होता है, और ब्लड जो है वो किडनी में एंटर होता है थ्रू रेनल आर्टरी। यस, रेनल आर्टरी। 94 अ कैपिलरी टफ्ट फ्रॉम विच फ्लूइड लीव्स द सर्कुलेटरी। अच्छा, कैपिलरी टफ्ट बेसिकली कैपिलरी बंच को कह रहे हैं। तो वो कौन सा नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स हैं, कैपिलरीज हैं, जिनके जरिए फिल्ट्रेट जो है ना वो ब्लड वेसल से निकल के बोमेंस कैप्सूल में आ जाता है? तो वो होगा ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस का जिक्र है। डायलिसिस क्लीन्स द ब्लड बाय, डायलिसिस जो है ना आर्टिफिशियल किडनी, डायलिसिस क्लीन द ब्लड बाय आर्टिफिशियल किडनी और फिल्टरिंग इट विद इन द एब्डोमेन। तो दोनों कंडीशन से किया जा सकता है, यानी A एंड B से ही डायलिसिस हो सकता है। आर्टिफिशियल किडनी में हीमोडायलिसिस आ जाएगा, और विद इन द एब्डोमेन क्या आ जाएगा? पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस मीन्स क्लीनिंग ऑफ द ब्लड, हमेशा डायलिसिस मीन्स द क्लीनिंग ऑफ द ब्लड। ठीक है। 97 है इट इज अ टेक्निक ऑफ ब्रेकिंग किडनी स्टोन इनसाइड द किडनीज यूरेटर यूनिट। किडनी स्टोन्स को या बाकी स्टोन्स को बॉडी के अंदर ही विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासोनिक शॉक वेव्स तोड़ने को लिथोट्रिप्सी ट्रीटमेंट कहते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, 98 है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर इन होम्योथम्स ड्यूरिंग हाई एनवायरमेंटल टेम्परेचर। जो होम्योथम्स हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, तो गर्मियों में अगर ड्यूरिंग हाई एनवायरमेंटल टेम्परेचर, गर्मियों में वो वेजोडाइलेशन, लोअरिंग हेयर और रिडक्शन ऑफ फैट्स, यस ये तीनों ही होगा। और सर्दियों में रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर इन होम्योथम ड्यूरिंग कोल्ड टेम्परेचर, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, इरेक्शन ऑफ हेयर्स, और यस ये तीनों ही इन्वॉल्व हैं ड्यूरिंग कोल्ड टेम्परेचर। ठीक है। और फिर लास्ट है हमारे पास 100 एन एनिमल व्हेन टेकन इनटू हॉट एरिया लूजेस हीट बाय स्वेटिंग एंड व्हेन टू कोल्ड एरिया इंक्रीजेस मस्कुलर एक्टिविटी। तो इस एनिमल को हम क्या कहेंगे? होम्योथम। ये वो एनिमल्स है जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स रखते हैं, तो इनको हम होम्योथम्स कहेंगे। सो दीज आर द MCQs फ्रॉम योर सेकेंड ईयर चैप्टर होम्योस्टेसिस। थैंक यू स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज।